नमस्कार प्रिय बंधुओं, अभी भारत एक वैश्विक महामारी से और गुजर रहा है। केवल भारत ही नहीं तो पूरा दुनिया अभी एक ऐसी चाइना द्वारा फैलाया हुआ वायरस, आज पूरा दुनिया उससे तबाह है। भारत में भी गांव-गांव में यह वायरस पहुंच चुका है। हजारों लोग इस वायरस से, संक्रमण से और काल कलवित हो चुके हैं। हजारों संख्या में लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं। ऐसे महामारी के समय हम प्रत्यक्ष रूप से मिल तो नहीं सकते हैं, तो अभी जो तकनीकी है उस तकनीकी के माध्यम से हम अपना विचार एक दूसरे के साथ संवाद हम कर सकते हैं। उसी के तहत आज का जो विषय है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। हम सब जानते हैं बंधुओं कि अपना समाज, भारत का समाज, यह 3 स्थानों पर रहता है। एक है ग्रामवासी, दूसरा है नगरवासी और तीसरा है वनवासी। यानी अपना परिवार एक बड़ी आबादी, लगभग 75% आबादी और गांव में निवास करता है। भारत के गांवों में 20% आबादी शहरों में निवास करते हैं, बड़ा महानगरों में, और अपने समाज के 5% ऐसी आबादी है जो वनों में निवास करता है। इसलिए अपना परिवार नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, ये तीनों स्थान पर रहने का काम करता है। आज का जो विषय है कि मेरा गांव मेरा तीर्थ, जहां पर हम रहते हैं, जिस गांव में, वह गांव हमारे लिए रहने का केवल स्थान नहीं है, तो हमारे लिए वो तीर्थ है। वो तीर्थ के समान है। जैसे हमारी श्रद्धा अयोध्या के प्रति, मथुरा के प्रति, वृंदावन के प्रति जैसे जुड़ा हुआ है, श्रद्धा जुड़ा हुआ है, लगाव है, वहाँ के मिट्टी से प्यार है, उसी तरह अपना यह जो जन्मभूमि है, जिस जन्मभूमि में मेरा जन्म होता है, यह जन्मभूमि के प्रति मेरा उतना ही लगाव होना चाहिए। इसलिए मेरा गांव मेरा तीर्थ है। भारत के एक बड़े सन्यासी ने कहा है कि यह जो मेरा गांव है वह बचपन का झूला है, जवानी की फुलवाड़ी है और बुढ़ापे की काशी है। यह गांव, इसी गांव में हम बचपन में, मेरी माँ और गोद में लोरी सुनाती है, लोरी सुनाती है, हम झूला में झुलाए जाते हैं। उसी लोरी में, उसी गोद में हम किलकारी भरते हैं। जब थोड़ा बड़े होते हैं तो उसी गांव के मिट्टी में हम खेलते हैं, लौटते हैं, भूलते हैं, मिलते हैं। यह शरीर उस मिट्टी से तैयार होता है। और थोड़ा जब जवान होते हैं, तरुणाई अवस्था में, यही हम कुश्ती करते हैं, यही हम खेलते हैं। और जब बुढ़ापे आती है, जब हम अंतिम यात्रा के तैयारी में रहते हैं, तो यह गांव जो बचपन का झूला था, जवानी की फुलवाड़ी था, वो बुढ़ापे की काशी हो जाती है। यानी हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि मेरा जो दाह संस्कार हो अंतिम यात्रा का, वो काशी में हो। सबकी इच्छा रहती है। इसलिए आज विदेश में भी रहने वाले लोग की मृत्यु होती है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, अन्य देशों में, लेकिन उनकी भी अस्थि कलश और गंगा जी में लाकर के काशी में और प्रवाहित किया जाता है। तो
हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि मेरा जो दाह संस्कार हो अपने गांव में हो, क्योंकि यह गांव हमारा काशी है, तीर्थ है हमारे लिए। उस गांव के प्रति अब मेरा क्या लगाव होना चाहिए। उसी गांव में हम और बचपन बिताए, जवानी बिताए, और यह उसी गांव के हम मिट्टी में पले बढ़े, इतना बड़े हुए। उस गांव के प्रति मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, मेरा दायित्व क्या होना चाहिए। उसी गांव से हम पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस अफसर बनता है, कोई अन्य क्षेत्रों में लोग जाते हैं, कोई कॉलेज में प्राध्यापक बनता है, कोई हाई स्कूल में शिक्षक बनता है, कोई कोर्ट में अधिवक्ता बनता है, कोई जज बनता है। यानी जीवन के कई क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में हम जाकर और कार्य करते हैं। लेकिन कार्य करने के बाद, बड़े दायित्व में, बड़े पदों पर आने के बाद अपने गांव के प्रति लगाव रहता है क्या? आज उसकी आवश्यकता है। ऐसा देखा जा रहा है धीरे धीरे कि आज से जो 50 वर्ष पूर्व गांव के प्रति जो आदर का भाव, श्रद्धा के भाव, पूर्वजों के प्रति, अपने गांव के गौरव के प्रति जो लगाव था, वो धीरे धीरे कम होते दिख रहा है। जैसे जैसे बड़े शहरों में लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे गांव के प्रति उनका लगाव खत्म हो रहा है। लेकिन ऐसे कई उदाहरण भी हैं जिनके गांव के संस्कार से पले बड़े हुए, वो अच्छी नौकरी प्राप्त किए, अच्छे स्थान पर गए, लेकिन अपने गांव को नहीं भूले हैं। अपने ही बिहार में एक मनीष जी हैं, वो आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग किए, लेकिन वो कोई बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद कोई बड़े कंपनी ज्वाइन नहीं जाकर किया, उन्होंने बड़े शहरों में नहीं गए। उनको गांव याद था अपनी। उनको लगा कि हम अपने गांव के भलाई के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मनीष जी ने, उन्होंने कहा अपने कई और इंजीनियर मित्रों को कि बैक टू द विलेज, गांव की ओर चलो, और गांव के किसानों को कृषि के क्षेत्र में और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कम लागत में, कैसे जैविक और खादों का प्रयोग करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम उत्पादन कर सकें, कैसे स्वावलंबी बन सकें, कैसे भी किसान और खेत से और उसका लगाव बढ़े, खेत से वो कटे नहीं, कृषि करना वो अपमानजनक नहीं, सम्मानजनक समझे। इसलिए आज वो गांव को केंद्र बिंदु लगाकर बैक टू द विलेज एक अभियान चला रखा है। ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे हैं जो आईएएस अफसर हैं, वो बड़े शहरों में हैं, किसी कारण से आज वो बड़े शहरों में बस गए हैं, लेकिन उनका गांव से लगाव घटा नहीं है। गांव के प्रति उनका लगाव है। आज भी गांव से कोई जाता है उनके यहाँ तो बड़ा ही हर्षित, प्रफुल्लित होकर के उनके साथ मिलते हैं, गांव के बड़े बुजुर्गों का हालचाल पूछते हैं, गांव में क्या चल रही है वो बात को जानकारी रखते हैं। कोई गांव में अनहोनी घटना हो जाती है, अगर वो सुनते हैं तो उनका मन कचोटता है। वो अपने गांव के जो निर्धन परिवार के लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, सामाजिक दृष्टि से कमजोर हैं, ऐसे छात्रों को गोद ले रहे हैं कि चलो भाई अपने गांव से हम मिट्टी से पढ़ लिख करके आज बड़े पदों पर गए, भगवान के और कृपा है कि हम आर्थिक दृष्टि से आज संपन्न हैं। हम अपने गांव के 5 ऐसे निर्धन परिवार के बच्चों को हम गोद ले सकते हैं क्या? उनको गोद लेकर के उसकी शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध करना, उनको भी अपने जैसा तैयार करना। हम तो बने हैं, लेकिन हमारे गांव का मजदूर, हमारे गांव का किसान, वो हमारा हलवाहा का लड़का, हमारा भैंस चराने वाला का बेटा, वो कब डॉक्टर बनेगा, वो कब इंजीनियर बनेगा, वो कब आईएएस बनेगा।
ऐसी उनके मन के अंदर पीड़ा रहती है, और वो अपने जो मन के अंदर जो भाव है उसका प्रगटीकरण भी करते हैं, अपने आवास पर भी रखते हैं। ऐसे भी सैकड़ों उदाहरण हैं कि गांव से वो कटे नहीं हैं, गांव से लगाव है। आज भी गांव से उनके लिए उनके छोटे भाई, बड़े भाई, कोई त्योहार है, कोई उत्सव होता है, ऐसे अवसरों पर गांव की बनी हुई चाहे चूड़ा हो, चाहे गुड़ हो, तिलवा हो, लाई हो, दही हो, ये लेकर के पहुंचते अपने भाई के पास। भाई भी समय समय पर गांव में आते हैं, चाहे वो छठ का त्योहार हो, चाहे होली का त्योहार हो, ऐसे अवसरों पर आकर अपने गांव के बारे में विचार करते हैं। हम जो ग्रामवासी हैं, आज आवश्यकता है गांव को स्वावलंबी बनाने की। कौन व्यक्ति स्वावलंबी बनना नहीं चाहता है? स्वावलंबी बनने का तो पशु पक्षी में भी और स्वाभाविक गुण है। कोई पशु का, गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है, तुरंत अपने से खड़ा होने का प्रयास करता है, वो किसी का सहारा नहीं लेता है, स्वावलंबी बनना चाहता है। यह जो गुण पशु के अंदर है, पक्षी के अंदर है, तो मनुष्य के अंदर तो स्वाभाविक है यह गुण होना। इसलिए आज आवश्यकता है अपने गांव को स्वावलंबी बनाना। हम गांव को कैसे स्वावलंबी बनाएं? गांव में हो सकता है किसी किसी गांव में शिक्षक का अभाव है, लेकिन गांव में पढ़े लिखे और सैकड़ों संख्या में लोग हैं, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त है। वो जाकर अपने विद्यालय में 2 घंटा बैठ सकते हैं, आराम से विद्यालय का देखभाल कर सकते हैं। वहाँ जो पदस्थापित शिक्षक हैं उनसे समन्वय बनाकर और शिक्षा देने का काम कर सकते हैं। जब उनको विद्यालय से लगाव होगा, गांव के बच्चों से लगाव होगा, गांव से लगाव होगा, तो जरूर विचार करेंगे और अपने गांव के विद्यालय में जाकर घंटा 2 घंटा बैठकर और उनको शिक्षा देने का काम जरूर करेंगे। कई ऐसे और बुजुर्ग होंगे गांव में जो आज शिक्षक से रिटायर हो गए, घरों पर उनको बहुत काम नहीं है, वो भी शाम में और 1 घंटा 2 घंटा समय निकालकर ऐसे बच्चे जिनकी शिक्षा थोड़ा कमज़ोर है, उनके पास पैसे का अभाव है, वो ट्यूशन दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं पैसे के अभाव में, उनको हम ट्यूशन पढ़ाने का काम कर सकते हैं, यानी उनको हम खड़ा कर सकते हैं। जैसे अपने पोता पोती को खड़ा करने में और मन में ललक रहता है, वैसे अपना पोता समझकर, गांव की बच्चियों को पोती समझकर उनको भी हम शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। तो गांव को स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है। कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जब स्वावलंबी गांव बनेगा तब वह गांव धीरे धीरे शक्तिशाली बनेगा। उसका अगल बगल क्षेत्रों में पहचान खड़ा होगा, उससे लोग प्रेरणा प्राप्त करेंगे। गांव की आवश्यकता है समरसता कायम करने की। गांव में समरसता थी, बीच के कालखंडों में इधर कुछ तो राजनीतिक और नेताओं के कारण, कुछ अपनी गलती के कारण, कुछ अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा के कारण, यानी चौतरफा हमला होने के कारण गांव की समरसता कमजोर हुआ है। आज फिर से गांव की समरसता को मजबूत करने की आवश्यकता है। गांव में तो इतना अटूट समरसता था कि गांव में सभी जाति के लोग रहते थे। जातियां अलग अलग थी, लेकिन कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं था, कोई दलित महादलित नहीं था, कोई सवर्ण, कोई पिछड़ा, कोई अति पिछड़ा, ये नहीं था। अलग अलग जाति के लोग रहते थे, एक दूसरे से सबका समन्वय था, एक दूसरे का सम्मान करना सब कोई जानता था, एक दूसरे का सब कोई सहयोग लेना जानता था। यानी कोई ब्राह्मण के घर में और किसी का बच्चा जन्म लेता था, उस समय उस घर के मुखिया अपने ही गांव के जो चर्मकार परिवार के बंधु हैं उनके घर में जाते थे निमंत्रण देने कि हमारे घर में बहू को और प्रसव पीड़ा होने वाला है,
आप चल करके संभालिए। ये चर्मकार बंधु गांव के फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे। वो जाकर के उनके घर की माताएं और जाकर प्रसव पीड़ा कराती थी, और वही महिला प्रसव पीड़ा कराने जाती थी जिसके स्तन से दूध चलता था। यानी बच्चा जब जन्म लेता था तो जन्म लेने के पश्चात और पहला स्तनपान वो चमैन माँ का ही करता था। ब्राह्मण के घर में, भूमिहार के घर में, राजपूत के घर में, यादव के घर में, कुर्मी के घर में बच्चा जन्म लेता था, लेकिन चमैन माँ के दूध से ही उसका और एक तरह से मुख शुद्ध होता था। वो महीनों दिन तक उस बच्चे और बच्चे की माँ की सेवा करना, वो अपना पुत्र समझकर, अपनी बहू समझकर सेवा में लगती थी। उनको उपहार भी मिलता था, उनको सम्मान मिलता था, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं था। उनके घर में भी जब शादी विवाह होती थी, उनके घर में कोई दामाद आता था और गांव की किसी गली से वो जब गुजरते थे तो गांव घर के लोग उनको पाहुन ही कह करके, मेहमान कहकर ही पुकारते थे। यानी मेरे गांव के दामाद हैं, किस जाति के हैं वो महत्व नहीं था, मेरे गांव के हैं। अपने दरवाजे पर लोग स्वागत करते थे। पहली बार कोई आता था किसी भी जाति के दामाद, किसी के दरवाजे पर लोग विदाई करते थे। इतनी गांव की और आंतरिक समरसता मजबूत थी। शादी विवाह के अवसर पर एक दूसरे के यहाँ से सामानों का आदान प्रदान, एक दूसरे के लोग सहयोग, हाथ बटाने का, इतनी समरसता का उदाहरण शादी विवाह के अवसर पर सहयोग का। कुम्हार परिवार के घरों से कलसा आती थी, उस कलसा की पूजा होता था। डोम परिवार के घरों से और दौरा आता था, उसकी पूजा। नाई परिवार के और छुड़े की पूजा होती थी। अपने तेली परिवार जो तेल देने का काम करते थे, उनकी कोल्हू का पूजा। कानू परिवार जहाँ लावा भूंजा जाता था, उनकी घुनसार का पूजा। यानी संपूर्ण समाज को सम्मान देने की व्यवस्था ये हमारे गांव में था। सामाजिक समरसता इतना मजबूत था। बीच के कालखंडों में किसी न किसी कारण से सामाजिक समरसता कमजोर पड़ा। उसका परिणाम कि जगह जगह गांव में नक्सलपंथी और पैदा होने लगे। नक्सलियों से उनके रिश्ते जुड़ते गए और धीरे धीरे गांव को बर्बाद करने के लिए और लोग शहरों में बैठ करके और मीटिंग करने लगे। गांव को कैसे बर्बाद करना है, गांव को कैसे तोड़ना है। धीरे धीरे गांव के प्रति लोगों का लगाव खत्म होने लगा और गांव उजड़ने लगा और गांव को एक अब डेरा लोग समझने लगे कि शहर में रहना, मोटरसाइकिल से जाना, खेती कराना, रात तक शहर में आ जाना, गाड़ी से जाना, खेत देख लेना, खेत गांव पर चले आना, मोबाइल से बीच बीच में हालचाल लेना। यानी गांव से लगाव, उनका रिश्ता कमजोर होते गया। कब? जब सामाजिक समरसता कमजोर हुई गांव में, तब। आज आवश्यकता है हृदय बड़ा करने की। जैसे पूर्वजों ने हृदय बड़ा करके गांव में सब जाति के लोग को, और लोग तो बुला करके बसाते थे कि नहीं, जिस गांव में ज्यादा से ज्यादा उपजातियां हैं, रहते हैं लोग, वो गांव समृद्ध गांव था। हमको दूसरे गांव से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरे गांव में सभी प्रकार के लोग हैं। यह गांव सशक्त गांव है, स्वावलंबी गांव है, समरस गांव है। जो सशक्त गांव होता था, स्वावलंबी गांव होता था, समरस गांव होता था, उस गांव की अपनी एक अलग पहचान थी। उस गांव से अगल बगल लोग प्रेरणा प्राप्त करते थे, अगल बगल के लोग मदद लेते थे। किसी प्रकार का गांव में कोई आक्रमण हुआ, कोई गांव में किसी के यहाँ घर में चोरी करने का प्रयास किया, तो लोग, गांव के लोग खड़ा हो जाते थे, उस चोरों से एक साथ लड़ते थे। वह दिन कहाँ चला गया? उसको आज खोजने की आवश्यकता है कि हम जो समरस गांव था हमारा, उस गांव को कैसे हम समरसता युक्त गांव बनाएं, कैसे फिर से एक साथ बैठ करके और गांव में
लोग बैठ कर के हवन कर सके। इसलिए अपने एक बड़े चिंतक पंडित मदन मोहन मालवीय जी गांव के बारे में कहते हैं कि गांव कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला, प्रति पर्व महोत्सव। यानी ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, यानी प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होनी चाहिए। गांव की सभा, गांव के विकास के लिए सभा, अपने गांव के गौरव को सम्मान देने की सभा। हमारे गांव में प्रथम आईएएस कौन किया, ये गौरव की बात है कि नहीं? गांव के प्रथम और स्नातक कौन हुए, गांव में प्रथम इंजीनियर कौन बने, गांव के उद्योगपति जो कहीं जाकर के ख्याति प्राप्त किए, गांव का कोई कलाकार, अच्छा संगीत गाने वाला, कोई चित्रकार, कोई नाटककार, कोई अच्छा जूता बनाने वाला, कोई अच्छा सैलून चलाने वाला जिसकी ख्याति है। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो ख्याति प्राप्त हुए उनके लिए सभा, गांव के विकास के लिए सभा, गांव की कमियों को दूर करने के लिए सभा, आगे की प्लानिंग करने के लिए सभा। इसलिए गांव की अपनी सभा, ग्राम सभा प्रत्येक गांव में होना चाहिए। ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा। प्रत्येक गांव में कोई अच्छे विद्वान बुलाकर, जिनका जीवन और सादगीपूर्ण रहा, जिनका कथनी करनी में जो कहते हैं वो करते हैं, उनका जीवन में झलकता है, ऐसे महापुरुष को बुलाकर, ऐसे विद्वान को बुलाकर, ऐसे प्रेरणा पुरुष को बुलाकर गांव में प्रेरणादायक घटनाओं की चर्चा होनी चाहिए। रामायण की और वेद की, उपनिषद की, ये सब विषय पर, गीता की और गांव में और चर्चा होनी चाहिए। उस पर प्रसंग पर कथा होना चाहिए। इससे व्यक्ति अपने और मिट्टी से जुड़ता है, उसके अंदर संस्कार प्राप्त होता है। तो ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला। प्रत्येक गांव में गांव की अपनी पाठशाला, अपनी पाठशाला। जब गांव के लोग अपनी पाठशाला बनाए थे, जिसमें गांव के लोग को खून पसीना लगा था, जो संपन्न व्यक्ति था वो ईंटा देता था, कोई सीमेंट देता था, कोई और बांस देता था। जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे वो भी उनसे पीछे नहीं थे, वो भी अपना परिश्रम करते थे, उसमें जाकर मजदूरी का पैसा नहीं लेते थे। नहीं, गांव में विद्यालय बन रहा है, गांव के बच्चे, हमारे बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ने वाले हैं, इसलिए एक सुंदर विद्यालय बनाते थे। जब उसमें अपना परिश्रम लगता था, खून और पसीना लगता था, पैसा लगता था, उस विद्यालय के प्रति दर्द रहता था, वह विद्यालय चमकता था, वह विद्यालय दूर से ही संस्कार युक्त जैसा लगता था। आज गांव में विद्यालय है लेकिन वह विद्यालय रो रहा है, क्योंकि उससे हमारा लगाव नहीं रहा। वह सरकार पर हम हाथ पसारने लगे। जो काम सरकारी होता है वो असरकारी कम होता है, उस पर बहुत लगाव नहीं। गांव में विद्यालय हैं लेकिन आधे गांव की विद्यालय के खिड़की कबरा हुआ है, उसमें दरवाजे कम दिखते हैं। कुछ गांव के ही बच्चे जाकर दीवार पर कुछ और लिखे हुए दिखते हैं। लेकिन जब गांव का खून और पसीना से विद्यालय बना था तो वह विद्यालय चमकता था, वह विद्यालय के प्रति दर्द था। तो प्रत्येक गांव का अपना अच्छी पाठशाला, संस्कार देने वाली पाठशाला, शिक्षा देने वाली पाठशाला। आज शिक्षा मिल रही है विद्यालयों में लेकिन संस्कार नहीं मिल रहा है। शिक्षा तो प्राप्त हो रही है लेकिन संस्कार का अभाव है। संस्कार के अभाव में व्यक्ति कट जाता है, कट जाता है। जैसे लटाई से और पतंग जब कट जाता है तो वह पतंग कहाँ जाकर के गिरेगा? वह पेड़ पर गिरता है कि नदी में गिरता है, किसी जानवर के शरीर पर गिरता है या मैला पर जाकर गिरता है। अब वो कटी हुई पतंग कहीं भी जाकर गिर जाता है। संस्कार से कटा हुआ व्यक्ति वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है लेकिन
संस्कार अगर उसके अंदर नहीं है तो डॉक्टर बनने के बाद भी किडनी बेचने के आरोप में जेल में बंद होता है। वो IAS बनने के बाद भी घूस लेते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग में वो जेल जाता है। वो इंजीनियरिंग करने के बाद भी संस्कार के अभाव में कमीशन खाने में वो जेल का शोभा बढ़ाता है। तो संस्कार घटने के कारण पाठशाला होनी चाहिए। कैसी पाठशाला? संस्कार देने वाली पाठशाला। जिस पाठशाला से पढ़ लिख करके संस्कारित व्यक्ति वो जब जहाँ जाएगा अपनी संस्कार के बदौलत और पहचान खड़ा करेगा। वह अपनी संस्कार को और प्रगटीकरण उसके जीवन में होगा। वो जहां जाएगा दिखाई देगा संस्कार। तो प्रत्येक गांव की पाठशाला, मल्लशाला, प्रत्येक गांव में अखाड़े होने चाहिए। ये नौजवान अपनी शरीर को तंदुरुस्त करने कहाँ जाएंगे? तो अखाड़े में। जब लंगोट पढ़ करके और आधे घंटा अखाड़ा में जो नौजवान धूल लपेटेगा, कुश्ती करेगा, दंड बैठकी करेगा, हट करके सूर्य नमस्कार करेगा, कुछ आसन व्यायाम प्राणायाम करेगा, वह स्वाभाविक रूप से वो ब्रह्मचर्य होगा। स्वाभाविक रूप से उसके तेज दिखाई देंगे, उसका ललाट चमकेगा, उसका स्खलन नहीं होगा जीवन में। वो बिल्कुल हाथ से सच्चा और लंगोट से पक्का पैदा होगा। तो इसलिए पाठशाला संस्कार युक्त और मल्लशाला, ये दोनों जिस गांव में संस्कार युक्त, वहां हाथ से सच्चे लंगोट से पक्के होंगे। यानी उस गांव व्यक्तिगत चरित्र से और राष्ट्रीय चरित्र से परिपूर्ण होगा। इसलिए और पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव। जो पर्व हो, उत्सव हो, वो संपूर्ण गांव का उत्सव हो। पहले था संपूर्ण गांव मिलकर उत्सव मनाता था। दुर्गा पूजा गांव में एक स्थान पर होती थी, लक्ष्मी पूजा एक स्थान पर होता था, सरस्वती पूजा एक स्थान पर होता था। आज गांव में खंड खंड में मूर्तियां बैठ रही है, टोलों में झगड़े हो रहे हैं, मूर्ति बैठाने के लिए गुटबाजी हो रहा है। मूर्ति जब भसान करने निकल रहा है तो गांव के मोहल्लों में और पता नहीं क्या क्या हथियार का प्रयोग हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। इसलिए जो उत्सव हो वो गांव का उत्सव हो, संपूर्ण गांव का मिलाकर हो। और यह सब कब होगा? जब व्यक्ति के अंदर संस्कार रहेगा। संस्कारित व्यक्ति ही अपने गांव के बारे में विचार कर सकता है, अपने गांव के बारे में सोच सकता है। उसी के अंदर यह तड़पन रहेगा कि मेरा गांव मेरा तीर्थ होना चाहिए। जैसे तीर्थ में हम जाते हैं, कोई जाता है गुरुद्वारा में, वो व्यक्ति वहां से जरूर प्रेरणा प्राप्त करके आता है। गुरुद्वारा में जब व्यक्ति जाता है तो देखता है कि जैसे ही और गुरु ग्रंथ साहब का गुरुद्वारा में दर्शन करने जब जाता है गुरु गद्दी की ओर, उससे पहले ही उसको जूता निकालने की व्यवस्था कोई करता है। और एक से पढ़े लिखे लोग, अच्छे व्यापारी, अच्छे घर के लोग, और देख रहे हैं कि उनकी जूता की सफाई करने के लिए वहां बैठे हुए हैं। पैर धुलवाने के लिए कोई खड़ा है, वो पैसा पर नहीं है, वो मजदूर नहीं है। उनके अंदर दर्द है कि कोई गुरुद्वारा में आए तो यहाँ की स्वच्छता देख करके उसके अंदर परिवर्तन हो, वह कुछ सीख करके जाए। इसलिए वहां स्वयं जाकर के श्रम दान करते हैं। अपने बचे हुए समय में वो ताश नहीं खेलते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, वो साटा नहीं लगाते हैं। वो अपने समय का सदुपयोग करते हैं, समय का दुरुपयोग नहीं करते। और समय का सदुपयोग करके समाज को प्रेरणा देने का वो काम करते हैं। हम वह काम कर सकते हैं क्या अपने गांव में? गांव को हम तीर्थ बना सकते हैं क्या? यानी गांव की स्वच्छता की हम जिम्मेवारी ले सकते हैं? यह सामूहिक चिंतन गांव का, जब सामूहिक चिंतन होगा
तब जाकर के होगा। एकांकी चिंतन तो बढ़ रहा है। एकांकी चिंतन ये तरकुल के पेड़ के जैसा होता है। तरकुल का जो पेड़ है, तार का पेड़, वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, लेकिन वह तार का पेड़ किसी को छाया नहीं देता है। वो लंबा होता है, छाया नहीं देता है। वो ताड़ी दे सकता है लेकिन छाया नहीं देता है। वो नशा दे सकता है लेकिन छाया नहीं दे सकता है, फल नहीं दे सकता है। लेकिन सामूहिक चिंतन बरगद के पेड़ के जैसा होता है, पीपल के पेड़ के जैसा। ये बरगद के पेड़ में, पीपल के पेड़ में और छांव मिलते हैं, शीतलता मिलती है, उनसे ऑक्सीजन मिलता है, व्यक्ति की आयु बढ़ती है। और कहीं धूप से आता है तो शीतल छाया में बैठकर चिंतन करता है, आराम करता है, रिलैक्स करता है, फिर अपने कामों में आता है। आज आवश्यकता है सामूहिक चिंतन की। सामूहिक चिंतन के द्वारा सबकी राय लेकर के और गांव के बारे में हम विचार करें। जब सामूहिक चिंतन से काम शुरू होता है तब सबको लगता है कि इसमें मेरा भी भूमिका था, हम भी उस चिंतन में थे, हम भी अपनी विचार व्यक्त किए थे। यह जो निर्णय हुआ है यह सबका निर्णय है। इसलिए अपने गांव को हम अपना तीर्थ बनाएं। जो तीर्थ से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, जो तीर्थ से हम अपेक्षा रखते हैं। कभी कभी आप तीर्थ में जाते होंगे, कुछ गंदगी कहीं दिखाई दे दी मंदिर के आजू बाजू में, आपके मन खीन हो जाता होगा कि रे यहाँ तो आए थे हम कुछ प्राप्त करने, लेकिन इतनी गंदगी है, इतनी अगल बगल कचरा है, मंदिर की सफाई नहीं है, पुजारी नहीं है, तो आपका मन खीन हो जाता है। लेकिन जिस मंदिर में, गुरुद्वारे में जब हम जाते हैं और वहाँ स्वच्छता रहता है, वहाँ मन प्रसन्नचित हो जाता है। हम चर्चा करते हुए आते हैं। अभी कुंभ के मेला में जब इस वर्ष लोग गए, करोड़ों करोड़ों संख्या में लोग गए, कहीं भी और उनको कागज की एक टुकड़ा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि पूरा कुंभ करोड़ों लोग आए हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी एक वातावरण पहले से बना, जिसका परिणाम क्या था कुंभ के अंदर, तो बिल्कुल स्वच्छता। कहीं कोई लघु शंका करते हुए रोड पर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पखाना करते हुए रोड पर व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, उचित स्थान पर ही जाता है। तो हम भी अपने गांव को तीर्थ बनाएं। बंधुओं, यह जो गांव है, यह जो ग्राम है, यह ग्राम क्या है? यह सामूहिक सहभागिता से, सहजता से, यह जो एक स्थान पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित भूभाग पर रहने का स्थान का तो नाम है गांव। निश्चित स्थान है, सबकी सहभागिता है, सामूहिकता है, समरसता है। यह शरीर से हम सीख सकते हैं, शरीर से उदाहरण प्राप्त कर सकते हैं। यह जो हमारा शरीर है, यह शरीर में सब अंगों का अलग अलग काम है, सबका काम बंटवारा है, लेकिन एक दूसरे का कोई विरोधी नहीं है। पैर का काम हाथ नहीं करता है, पैर का काम पैर ही करता है। लेकिन जैसे ही पैर में और कांटा चुभता है, तुरंत हाथ वहां पहुंच जाता है। आंख में कोई धूल आ जाता है, हाथ तुरंत मलने लगता है। पैर का काम हाथ नहीं कर सकता है, लेकिन हाथ अपनी काम को नहीं भूलता है। जो शरीर का अंग अपना काम भूल गया, इसका अर्थ समझा जाता है कि वह अंग और लकवाग्रस्त है, पैरालिसिस उसको मार दिया है, लकवाग्रस्त हो गया। यानी हाथ नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब कि वो लकवाग्रस्त है। हम अपने गांव को लकवाग्रस्त न बनाएं, हम अपने गांव को सशक्त बनाएं, स्वावलंबी बनाएं, समरस बनाएं। इसके लिए अपनी भूमिका, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम जहां हैं वहीं से अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं? हम विदेश में हैं, नौकरी कर रहे हैं, विदेश सेवा में हैं, गौरव की बात है हमारे गांव के लिए, लेकिन हम वहां से आकर कुछ प्रेरणा दे सकते हैं क्या? कई गांवों में
कई स्थानों पर हैं, आज वहाँ से और दर्जनों संख्या में पढ़े लिखे लड़के इंजीनियर बने हैं, IITN हैं, जो अपने अब गांव में आते हैं तो गांव में लाइब्रेरी बना है गांव के लिए, कुछ पुस्तक खरीद कर लाते हैं गांव के लिए उस लाइब्रेरी में और पुस्तक को रखते हैं, ताकि हम तो पढ़ लिख करके IITN बन गए, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी IITN होनी चाहिए। उसके लिए पुस्तक की व्यवस्था, 2-3 घंटे गांव के विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हैं, उनको टिप्स देते हैं, उनको सुझाव देते हैं, वो अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो जितना ही देर के लिए वो गांव आते हैं, गांव का दर्द, गांव के मिट्टी का संस्कार उनके अंदर रहता है, तो कुछ न कुछ गांव के लिए वो अवश्य करते हैं। हम जहाँ हैं वहीं से अपने गांव के बारे में हम विचार करें और अपने गांव को और सबल बनाएं, सशक्त बनाएं। ये सब आप लोग से प्रार्थना करते हुए गांव की प्रकृति को हम समझें, पर्यावरण के दृष्टि से गांव के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम विचार करें। आज पर्यावरण को लेकर के पूरा दुनिया के अंदर और पूरा विश्व में और हलचल हो रही है। नदियों का जल स्तर घट रहा है। आप इस साल देखे होंगे कि 3-4 महीना का जो ये लॉकडाउन हुआ और इससे प्रदूषण कितना कम हुआ। समय से बारिश प्रारंभ हो गई, समय से पूर्व किसान अपनी खेती कर लिए। ये पर्यावरण और संतुलित हुआ, उसका परिणाम आज किसान के चेहरे पर खुशी है। लेकिन आज से साल भर पहले ही कई ऐसे बिहार के गांव थे जहां पर खेती नहीं हुई थी, बारिश ही नहीं हुआ। शहरों से लोग भाग रहे थे गांव की ओर, शहर में मोटर फेल हो रहा था और उसका प्रभाव जब पर्यावरण प्रभावित हुआ तो केवल शहर ही नहीं तो कई गांव के चापेकल फेल हो गए थे, मोटर फेल हो गया, टैंकरों से जगह जगह से लोग पानी मंगवा रहे थे, गांव में पानी लेने के लिए झगड़े हो रहे थे। तो हम पर्यावरण के दृष्टि से अपने जन्मदिन के अवसर पर, परिवार में जन्मदिन के अवसर पर हम वृक्ष लगा सकते हैं क्या? जिनके पास जगह नहीं है उनको हम कुछ जगह उपलब्ध करा सकते हैं क्या वृक्ष लगाने के लिए? कई लोग होंगे गांव में ऐसे, उनके पास जगह नहीं है। जिनके पास जगह है वो अपना हृदय बड़ा करे और अपने जगह उपलब्ध कराएं कि भाई आप अपने जन्मदिन पर इस स्थान पर आप वृक्षारोपण करें। विद्यालय का कैंपस हो सकता है, गांव का और अन्य स्थान हो सकता है। वृक्ष की और रक्षा करें, केवल वृक्षारोपण ही नहीं तो वृक्ष की रक्षा करने का भी हम काम करें। अभी रक्षा बंधन उत्सव अभी समाप्त हुआ है 5 दिन पहले। उस समय हम देख रहे होंगे कि बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए कितना बेचैन रही होगी। जो बहनों की शादी हो गई वहीं से मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से वो आकर अपने भाई के कलाई पर राखी बांधने के लिए बेचैन थी। क्यों उसके अंदर बेचैनी है? क्यों अपने भाई के लिए तड़पन है? उसका भाई सीमा पर है, सेना में है, बॉर्डर संभाल रहा है, बहन के अंदर तड़पन है, मेरे भाई के पास राखी पहुंचे। यानी उसको भाई से लगाव रहने के कारण उसके अंदर तड़पन है। फोन से बात करती है, भैया राखी पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई। पहुंच जाने के बाद भी उस दिन पूछती है, भैया आपने राखी बांधा कि नहीं बांधा। अगर भाई कहता कि बांध लिया, आज कल फेसबुक का जमाना है, लोग कर रहे हैं कि हाथ पर राखी बांधा हुआ कलाई का फोटो भेजिए। उसके अंदर तड़पन है, भाई को भी बहन से लगाव है, रिश्ता रहने कारण उसकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लेता है। बहन की शादी जिस परिवार में कर देता है वहाँ किसी प्रकार की कोई उसको अड़चन आता है, आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, उसके लिए वो खड़ा रहता है। हम अपने गांव के पर्यावरण की दृष्टि से हम वृक्षों की रक्षा करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो वृक्षों की रक्षा करने के लिए, गांव के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की रक्षा करने के लिए, सामाजिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति को रक्षा करने के लिए, शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति की रक्षा करने के लिए हम संकल्प लें
और यह रक्षाबंधन उत्सव जो हम 5 दिन पूर्व मनाए, यह रक्षाबंधन उत्सव और बृहद रूप से मनाने की आवश्यकता है। सबको समान दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। अपना गांव को और मजबूत गांव मेरा तीर्थ ये बनाने में, और अंतिम बात कहते हुए कि अपना गांव तीर्थ बनेगा, कब बनेगा? जब सामूहिक चिंतन होगा। और सामूहिक चिंतन के लिए 2-4-5 लोग को आगे आना पड़ेगा। ये 2-4-5 लोग का काम क्या है? उनका काम है कम टू द गेदर, सबको बुलाना, ग्रामे ग्रामे सभा कार्य करने के लिए, सभा करने के लिए, बैठक करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, संवाद करने के लिए बुलाना। कम टू द गेदर, सबको बुलाना पड़ेगा, उनको अगुआ बनना पड़ेगा। कम टू द गेदर, उसके बाद सिट टू द गेदर, फिर सबको बैठाना पड़ेगा। फिर उसके बाद थिंक टू द गेदर, अपने गांव के विकास के बारे में चिंतन करना पड़ेगा। जब चिंतन करेंगे, उस चिंतन से विषय निकलेगा, और तब अंतिम वर्क टू द गेदर, फिर उनके लिए काम बताना पड़ेगा। जैसे शरीर के हर अंग के लिए काम है। हाथ का काम जो है वो हाथ करता है, कान का काम कान करता है, नाक का काम नाक करता है, मुंह का काम मुंह करता है, पैर का काम पैर करता है, पेट का काम पेट करता है। पेट के अंदर भी कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग प्रकार से सब अपने अपने जब काम करते हैं तो वह शरीर स्वस्थ रहता है, वह शरीर और बिल्कुल रोग मुक्त रहता है। आज भी कोरोना जैसे महामारी में जो शारीरिक दृष्टि से रोज 1 घंटा 1.5 घंटा व्यायाम कर रहे हैं, शरीर से पसीना निकाल रहे हैं, उनको आज भी कोरोना जैसी बीमारी नहीं पकड़ रही है। इस महामारी में भी आप देखिए, शहरों में जितना तेजी से महामारी है उतना गांव में नहीं फैला हुआ है। गांव में अभी दस्तक देना शुरू किया है, वो भी किसके कारण? तो शहर से लोग जो आ रहे हैं वो बीमारी लेकर के आ रहे हैं। आज भी रक्षा के लिए कहाँ दौड़ रहे हैं? गांव में, कि गांव में हम बच सकते हैं। दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, दुबई में काम करने वाले लोग किस तड़पन से गांव की ओर भागे, हजार किलोमीटर दूर चल करके, अब चलो मेरा गांव बुलाता है। गांव के प्रति, गांव में जाएंगे तो हमारी रक्षा होगा, उनको गांव याद आ गया, गांव में ही रक्षा होगी। इसलिए बंधुओं, ये कम टू द गेदर, सिट टू द गेदर, थिंक टू द गेदर, वर्क टू द गेदर जब हम करेंगे, गांव अपने आप शक्तिशाली बनेगा, समृद्ध बनेगा, समरस बनेगा, मेरा गांव मेरा तीर्थ बनेगा। यह प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।